नवनिर्वाचित प्रधान भाइयों एवं बहनों, आप सभी को नमस्कार। आपको जीत पे बहुत बहुत बधाई। 5 साल के आपके गांव के लोगों ने आप पे विश्वास मत देकर गांव का मुखिया प्रथम नागरिक निर्वाचित किया है। हमें उम्मीद है कि आप उनके विश्वास पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। इसमें सहयोग के लिए हम आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं। हम आज जिस विषय को लेकर के आए हैं वो है कि आपको धनराशि किस तरीके से प्राप्त होती है। राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग क्या है, इन दोनों आयोगों से आपको निश्चित रूप से हर साल धनराशियां प्राप्त होती हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में 5म राज्य वित्त का कार्यकाल चल रहा है। कोई भी राज्य अपनी शुद्ध आय का 5% ग्रामीण निकायों को उसके विकास कार्यों के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए, सृजित संपत्तियों के अनुरक्षण के लिए यह धनराशि देती है। और धनराशि का आवंटन स्टेट स्तर से ही जनपदवार किया जाता है। उसका एक फार्मूला ये है कि 2011 की जनगणना में उस जनपद की कुल जनसंख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके आधार पर 5% की आय में से जनपद का आवंटन तय होता है, ग्राम पंचायतों का आवंटन तय होता है और धनराशि ग्राम के खातों में सीधे अंतरित कर दी जाती है PFMS प्रणाली के माध्यम से। उसके पश्चात राज्य वित्त के मार्गदर्शक सिद्धांत, जब भी कोई आयोग संस्तुति करता है और धनराशि दी जाती है तो हर साल उसकी गाइडलाइंस जारी होती है। अब ये गाइडलाइंस जो 5म राज्य वित्त के लिए है वो 5 साल के लिए जारी है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि 5 साल तक ये मूल गाइडलाइन है। समय समय पर अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो उसमें राज्य सरकार उस गाइडलाइन में कुछ नई चीजें ऐड करके, कुछ नई प्राथमिकताएं ऐड करके ग्राम पंचायतों को, जिला पंचायतों को या क्षेत्र पंचायतों को ये निर्देश दे सकती है कि इस समय आप यह कार्य करें। 5म राज्य वित्त के तहत नवीन कार्य भी आप कर सकते हैं। जो पुरानी परिसंपत्तियां आपकी सृजित हैं उनके मेंटेनेंस, रखरखाव और अनुरक्षण का कार्य भी आप कर सकते हैं। गांव की गलियों को, नालियों को बनाना, अगर नव निर्माण की आवश्यकता है तो नया बनाना, पुरानी बनी है, टूटी फूटी हैं तो उनकी मरम्मत करना। इसके अलावा जो भी सार्वजनिक भवन हैं, पुराने बने हैं, अगर वो जीर्ण शीर्ण हैं, उसमें मरम्मत की आवश्यकता है तो राज्य वित्त से उसकी मरम्मत भी करा सकते हैं। जो स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं, सोलर लाइट लगवा सकते हैं। सामुदायिक भवनों में यदि कोई विद्युत का बिल या स्ट्रीट लाइट में विद्युत का बिल आता है, उसका बिल भी राज्य वित्त के प्राप्त धनराशि से ही वहन करना होता है, वो ग्राम पंचायतें करेंगी। जो सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत बनवाए गए हैं या पहले से बने हुए हैं, उनके अनुरक्षण का कार्य, उन पर उनके मेंटेनेंस के लिए, रखरखाव के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को वह दिया गया है चार्ज में, उसमें से एक महिला कोई उनका रखरखाव करेगी, साफ सफाई करेगी। उससे प्रधान का जो निर्धारित मानदेय एक्ट के और शासनादेश के अनुसार है, उसका मानदेय इत्यादि देने का कार्य भी राज्य वित्त से ही किया जाएगा। इसके अलावा जब भी राज्य सरकार को जरूरत होगी कल्याणकारी कार्यों के लिए, जैसे इस समय कोविड की महामारी चल रही है, उसमें सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जनपद स्तर से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि गाँव में इस रोग की रोकथाम किस तरीके से सफलतापूर्वक की जाए, कैसे साफ सफाई की जाए, किस तरीके का छिड़काव किया जाए ताकि वायरस विहीन ग्राम पंचायत हो सके, मच्छर मक्खी विहीन ग्राम पंचायत हो सके, साफ सफाई रह सके। इन सब कार्यों के लिए भी राज्य वित्त आयोग के धनराशि का व्यय किया जा सकता है। कूड़ा करकट के उचित प्रबंधन के लिए जो वेस्ट वाटर है, हमारा इधर उधर बहता हुआ पानी है, ग्रे वाटर है या ब्लैक वाटर है, जो मलमूत्र युक्त जल है उसे ब्लैक वाटर कहते हैं। जो घरों से, बाथरूम से, किचन से निकलने वाला पानी है उसे ग्रे वाटर कहते हैं। उसे भी उचित प्रबंधन करने के लिए राज्य वित्त से हम खर्च कर सकते हैं। राज्य वित्त के खर्च करने वाली धनराशि में कहीं भी कोई लेबर कंपोनेंट या मटेरियल कंपोनेंट की बंदिश नहीं है कि 60-40 का आपको रेशियो मेंटेन करना, ऐसा कुछ नहीं है। किसी दूसरे स्कीम से अगर कन्वर्जेंस करने की आवश्यकता पड़े तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कार्य कराएं, राज्य वित्त से कराएं, वह ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्य हो और कार्य योजना में ई ग्राम स्वराज पे उसकी फीडिंग अवश्य हुई हो। उस कार्य का एस्टीमेट बनवा लें, तकनीकी एस्टीमेट बनवा लें, उसकी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही कार्य स्टार्ट करें।
उसका समय समय पर फोटोग्राफ वगैरह लेते रहें ताकि उसका अभिलेखीकरण अच्छे से हो सके, और जब भी कार्य समाप्त हो उसको कहीं न कहीं किसी सार्वजनिक भवन की दीवार पे अंकित जरूर करा दें कि यह कार्य करा दिया गया और उस पर इतना व्यय हुआ, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। काफ़ी लोग कार्य योजना देख करके एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी धनराशि ग्राम पंचायत ने या ग्राम प्रधान ने खर्च कर लिया, और जबकि वो कार्य मौके पर हुआ नहीं है, होता नहीं है। कार्य योजना में जो कार्य प्रस्तावित हैं जरूरी नहीं है कि वो कार्य उस साल उसी अवधि में संपादित हो जाए। प्रस्तावित कार्य योजना के समक्ष भी वह धनराशि लिखी रहती है कि लगभग इतनी धनराशि की यह कार्य योजना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्य आप करा दें उसको आप किसी सार्वजनिक दीवार पे अवश्य लिखवाते रहें, ताकि गांव वाले पढ़े लिखे लोग जान जाएं कि प्रधान जी ने या ग्राम पंचायत ने या ग्राम सभा ने यह कार्य करा दिया है और इस पर इतना व्यय हुआ है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जाकर के कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आपके कराए गए कार्यों का, उस पर खर्च हुए धन का हर विवरण जान सकता है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। इससे संबंधित जो भी किस तरीके से इसका पेमेंट होगा, पहले के तरीकों में अब के तरीकों में बहुत भिन्नता आ गई है। पेमेंट प्रणाली PFMS और पूरा ई ग्राम स्वराज पर कार्य योजना, उसका किस तरीके से व्यय विवरण, कराए गए कार्यों का विवरण दर्ज किया जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आपका डिजिटल सिग्नेचर डोंगल के रूप में आपके पास होगा और वो बिना लगाए आपके कोई भी भुगतान पास नहीं होगा। तो आप कृपया अपने डोंगल को किसी अन्य कर्मचारी जैसे सचिव या किसी और को न दे दें विश्वास में, नहीं तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। और आपकी भूमिका उसमें चेकर के रूप में है कि जो भुगतान करने आप जा रहे हैं, जहाँ पे आप डोंगल लगाने जा रहे हैं, कम से कम अगर आप कम पढ़े लिखे भी हों तो भी इतना तो पूछ लें कि किस कार्य के लिए है, कितना इस पे खर्च हो रहा है। तो आपको तो पता है कि आपके गांव में कौन सा कार्य हुआ है, कौन सा कार्य नहीं हुआ है। अगर हुआ है तभी आप डोंगल लगाएं, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। किसी और से समझ लें कि नहीं, इस कार्य को आप पढ़ के बता दो, ठीक है, संतुष्ट हो जाए तब लगाएं। डोंगल आपका दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का ये आशय था। मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम आपको 15वें वित्त के बारे में, जो केंद्रीय वित्त है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वह केंद्रीय वित्त का पैसा पूरा भारत सरकार आपकी ग्राम पंचायतों को देती है, और उसके लिए जो गाइडलाइन बनती है, मार्गदर्शक सिद्धांत बनते हैं, वो भी भारत सरकार तय करती है। उसमें 2 तरह के फंड हैं। जैसे राज्य वित्त में था कि राज्य वित्त की संपूर्ण धनराशि हमने बताया कि किन किन कार्यों पे आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की जो धनराशि है वह 2 भागों में विभक्त है। अगर वह आपकी ग्राम पंचायत को 100 रुपया मिल रहा है तो उन्होंने कह दिया कि टाइट फंड और अनटाइट फंड। अनटाइट फंड आपका 40 रुपये है, टाइट फंड आपका 60 रुपये। टाइट फंड को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि वह फंड जो अनिवार्यतः आप उन्हीं कार्यों पे खर्च करेंगे जो गाइडलाइन में लिखा हुआ, और अनटाइट फंड का मतलब ये है कि वह मुक्त है, गाइडलाइन से तो बंधा हुआ है लेकिन वह इस मायने में मुक्त है कि आप टाइट फंड से कराए जाने वाले कार्यों पे भी उस धनराशि को व्यय कर सकते हैं, और अन्य कार्य जो आपके गाइडलाइन के मर्यादा के अधीन, सीमा के अधीन रहते हुए आपके ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे फीड किए गए हैं, उसमें भी कर सकते हैं। आप स्वच्छता, पेयजल और वर्षा जल के संचयन पर इस धनराशि को खर्च करेंगे। जो स्वच्छता में आज तक हम लोगों ने अपने गांव का, अपनी ग्राम पंचायत का स्तर प्राप्त कर लिया है कि खुले में शौच से मुक्त कर लिया है, उस स्टेटस को बनाए रखने में खर्च करेंगे। अब SBM स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है आपके कार्यकाल में। अच्छा सजेशन ये है, सुझाव ये है कि हम लोग आपके विभागीय हैं, आपकी ही मदद के लिए हैं, आप सम्मानित और निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, तो हम हमेशा चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा कार्य करें ताकि आपकी जनता का विश्वास आपके ऊपर बना रहे, और आने वाले साल में यदि आपको फिर चुनाव में उतरना पड़ रहा है तो आपकी जनता आपके अच्छे कार्य की वजह से आपको पुनः चुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक कुमार शाही, संयुक्त निदेशक पंचायत, आपसे विदा चाहता हूं, और कभी भी आवश्यकता पड़े तो आपको नेट पर मेरा नंबर उपलब्ध मिलेगा। आप किसी भी विषय पर मुझसे बात करना चाहें, हमेशा सदैव आपका स्वागत है।